Please be seated. We are going to start the session. We will resume non-core business development, transmission system structuring and innovate from where we left from. I'll request Shri Sanjay Sharma sir to please start. Please be seated. आप लोग सब लोग बैठ जाइए. थैंक यू हृदय जी. इस समय स्टेज के दोनों कोनों पे बहुत ही कठिन काम मिला हुआ है. एक सबको हॉल के अंदर में लाने का और दूसरा मुझे खाने के बाद के सेशन में सबको जगाए रखने का. तो चैलेंज जो है वो इस समय सबसे ज्यादा स्टेज पे है, नीचे कोई चैलेंज नहीं है. और सर्दियों में इतना अच्छा बृहद लंच हो तो फिर खाने का मजा भी अलग ही रहे. तो जस्ट टू कंटिन्यू कि यहाँ पे जब हम रुके थे उस समय चेयरमैन साहब ने एक सवाल पूछा था कि इसका. चेयरमैन साहब अभी आ रहे हैं, कृपया सब लोग बैठ जाइए प्लीज. तो जब हम ने इसका सेशन का ब्रेक लिया था उस समय चेयरमैन साहब ने सवाल पूछा था कि इसमें टैक्सेशन का क्या है. तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा कि इसमें टैक्सेशन के भी अलग अलग किस्म के ट्रीटमेंट हैं. अब जैसे होता क्या है कि अगर एक कोई एसेट बनाया है तो उसमें मान लीजिए 100 रुपए का एसेट है, तो उसमें आमतौर पे हमारे ट्रांसमिशन में 70 या 80% डेट होता है, 20 या 30% इक्विटी रहती है, जो हम गवर्नमेंट में होता है. प्राइवेट में तो वो इक्विटी 5% भी लगा दें तो बहुत है. तो अगर मान लीजिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं लूँ कि 80 रुपए हमारा डेट था और 20 रुपए इक्विटी था, तो पावर ग्रिड ने एक प्रोजेक्ट में 100 रुपए लगाए, 80 रुपए डेट, 20 रुपए इक्विटी. अब जब हम उसको इन्वेट में ट्रांसफर करने गए तो उसका एक एसेट का वैल्यूएशन होगा. वैल्यूएशन में किस तरीके से होगा कि अब उसका जो एसेट का ओनर होगा वो अब कोई थर्ड पार्टी हो जाएगी. वो कौन है वो थर्ड पार्टी? वो ट्रस्ट है. तो पावर ग्रिड की बैलेंस शीट से हटके वो एसेट ट्रस्ट की बैलेंस शीट में चला जाएगा. वहां जाएगा तो उसकी जो डेट और इक्विटी थी उसका ट्रीटमेंट अब उसका नए मालिक के पास चला जाएगा. तो पावर ग्रिड ने जो 80 रुपए उठाए थे, ट्रस्ट अब उस एसेट को खरीद लेगा. तो ट्रस्ट कहीं से पैसा अरेंज करके पावर ग्रिड को उसके अपने उन एसेट को देगा कि भाई तुमने जिससे लोन लिया था उसको वापस कर दो. तो अगर मैं इस केस में कहूँ कि कला आम जो ट्रांसमिशन है या सेंटर में है वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड, वरोरा को बनाने के लिए 100 रुपए लगे थे, 20 रुपए पावर ग्रिड ने इक्विटी लगाई थी, 80 रुपए पावर ग्रिड ने डेट दिया था उसको कंपनी को प्रोजेक्ट लगाने के लिए. अब उस 80 रुपए को इन्विट ने जब बाजार से पैसा इकट्ठा किया, वैल्यूएशन करने गया तो बोला भाई ये तो डेट है, ये मैं पैसा लूंगा और एसपीवी को नीचे दूंगा. तो इन्विट के लेवल पे पैसा उठेगा, इन्विट जो पब्लिक यूनिट होल्डर है उससे, दे विल फंड यू 85% या जो भी था वो पैसा देगा. दैट विल गो डाउन टू वरोरा. वरोरा उससे 80 रुपए पावर ग्रिड को वापस कर देगा. अब पावर ग्रिड ने अपनी 20% इक्विटी लगाई हुई थी उसमें, उस 20% इक्विटी की वैल्यूएशन करेगा जो कि एसेट्स की डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस पे होगी. उसके बेस पे जो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, मान लीजिए 20 रुपए के बदले में उसको 30 रुपए मिल रहे हैं, तो वो 30 रुपए तो टोटल 100 रुपए के एसेट का वैल्यू 110 रुपया हो गया. अब उस 110 रुपए को वो 30 रुपए पावर ग्रिड के पास चले जाएंगे. अब चूंकि पावर ग्रिड को कुछ 15% होल्ड भी करना है तो यूनिट का अलॉटमेंट होगा. तो जैसे अब हमें इन्हीं पांचों एसेट्स को मिला के जो बना फाइनली, इसमें हमारा जो एसेट का वैल्यूएशन बना 4 एसेट्स का, इनकी ग्रॉस वैल्यू थी तकरीबन 7,000 करोड़ और इनका जब हम मार्केट में वैल्यूएशन कराने गए तो इसका वैल्यू आया तकरीबन 9,100 करोड़. तो जो 2,100 करोड़ था वो पावर ग्रिड का रिटर्न ऑन इक्विटी था. तो हमने मार्केट से उठाया था उस समय, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए अभी टच नहीं कर रहा हूँ, 7,735 करोड़ हमने इसमें उठाया था. ये है 7,735 करोड़ उठाया था पब्लिक से, जिसमें 5,000 करोड़ का डेट था.
जो कि पावर ग्रिड ने इन 5 कंपनीज में कंबाइंड लगाया हुआ था, और 2700 करोड़ उसने ओएफएस पावर ग्रिड ने किया। अब यूनिट ट्रस्ट क्या करता है, ट्रस्ट शेयर्स अलॉट नहीं कर सकता, उन एसेट्स की सारी वैल्यू के ऊपर ट्रस्ट ने कुछ यूनिट क्रिएट किए, जैसे हमारा म्यूचुअल फंड क्रिएट करता है। म्यूचुअल फंड से काफी सिमिलरिटी इसलिए, देखिए म्यूचुअल फंड क्या करता है, सारी कंपनियों में शेयर खरीदता है, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हो जाते, वो उसकी एनएवी निकालता है और उस एनएवी के बेसिस पे आपको कुछ यूनिट देता है। सेम केस यहाँ पे है, एसेट्स ओन कर रहा है इनविट, उनकी एक एनएवी है, उस एनएवी के बेस पे एक यूनिट है, उस यूनिट की वैल्यू आ रही है। तो जब हमने इसको लॉन्च किया तो इसमें फेस वैल्यू नहीं होता, जैसे शेयर में 10 रुपए होता है, 20 रुपए होता है, क्या था? या थैंक यू सर। तो सबसे पहले उस पूरे 9100 करोड़ की जो वैल्यू आई, उस 9100 करोड़ को 100 रुपए के यूनिट की पर यूनिट की वैल्यू को 100 रुपए माना गया, तो उसको 91 करोड़ के यूनिट्स बना दिए गए। अब उसका 15% जो कि पावर ग्रिड को रखना था, तो 13 करोड़, पिछले स्लाइड पे हमने देखा कि 13 करोड़ 65 लाख यूनिट अभी भी पावर ग्रिड के पास हैं, और 77.35 करोड़ यूनिट्स यूनिट होल्डर्स के पास हैं। तो वो 100% यूनिट्स इस तरीके से बढ़ गए। अब पावर ग्रिड को अपना जो पैसा मिला, वो मिला, उसको मिले 13 टोटल उसको यूनिट्स मिले थे ज्यादा, उसमें से उसने ओएफएस के माध्यम से पब्लिक को बेच दिए, तो डायरेक्टली पैसा वहां से ले लिया। क्लासिकल तरीके से क्या होगा, पब्लिक इन्वेट सारा पैसा इकट्ठा कर ले, पावर ग्रिड को थोड़ा प्रॉफिट दे दे और थोड़ा वो कर दे। बट आमतौर पे सारे ट्रांजैक्शन जो ओएफएस के पब्लिक में होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि जो स्पॉन्सर या प्रोमोटर होता है वो अपने शेयर्स फ्रेश इशू के साथ साथ इशू कर देता है। अब जो इन्विट ने बाजार से 5000 करोड़ उठाया था, वो उसका फ्रेश इशू है, क्योंकि वो डेट के फॉर्म में नहीं उठाया उसने, वो आपकी अब इक्विटी कैपिटल हो गई उसकी, इन्विट की 5000 करोड़ उसकी इक्विटी कैपिटल, 9100 करोड़ उसकी इक्विटी कैपिटल हो गई, जिसमें से 5000 करोड़ उसका फ्रेश था। अब इस तरीके से, नेक्स्ट प्लीज हृदय जी, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब जैसे ट्रस्ट ने नीचे से अपने इन्वेस्टर से डेट भी लिया हुआ है, एसेट से डेट भी दिया, एसेट को डेट दिया हुआ है नीचे, तो अब अगर इस वापस से स्लाइड पे आए, तो इन्विट के नीचे आप देख रहे हैं कि इन्विट ने एसेट्स में 2 तरह का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एक इक्विटी फॉर्म में और डेट फॉर्म में, और उसके बदले में अब उसको क्या आएगा, जो इक्विटी जितनी लगी है उस पर डिविडेंड आएगा, जितना डेट दिया है उसका रिटर्न आएगा, और आने वाले समय में जो लोन दिया है उसका रिपेमेंट आएगा। तो इन्विट गाइडलाइंस बोलती हैं कि जो भी जिस नेचर से नीचे से इनकम आएगी, वो उसी नेचर में आगे इन्वेस्टर के पास जाएगी। तो जो डिविडेंड के फॉर्म में नीचे से आया, वो डिस्ट्रीब्यूट होकर यूनिट होल्डर के पास डिविडेंड के फॉर्म में जाएगा। तो यूनिट होल्डर के पास जो टैक्सेबिलिटी होगी वो वही होगी जो एक नॉर्मल डिविडेंड की होती है। सेम केस जब वो नीचे से इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट की भी उसकी टैक्सेबिलिटी वही होगी जो इंटरेस्ट की होती है। अगर मेरे पास कोई एफडी है, उसका जो इंटरेस्ट आएगा, तो जैसे उस तरह से मैं टैक्सेबिलिटी मेरी रहेगी, वही रहेगी इस इंस्ट्रूमेंट की भी। तीसरी चीज है लोन रिपेमेंट। तो लोन रिपेमेंट अब वैसे ही देखिए कि जब आपका एफडी में पैसा होता है, अगर आपका पैसा वापस आता है वो टैक्सेबल नहीं होता, तो वो आप ही का लोन है, तो जब रिपेमेंट आएगा तो रिपेमेंट पोर्शन इज नॉन टैक्सेबल। However, there is a slight taxable angle to that कि अगर इसकी वैल्यू जब तक है एनएवी से, जैसे इसका 100 रुपए का एनएवी था, जब तक 100 रुपए के एनएवी से ज्यादा जब तक डेट का रिपेमेंट नहीं होगा,
तब तक टैक्सेबल नहीं है। जब आप उसके ऊपर जाएंगे तो उसका टैक्सेबिलिटी का एंगल आ जाएगा, बट ऐसा बहुत रेयर केस में होगा। सो इसलिए ये एक बड़ा सेफ और सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए कि ये क्यों हो रहा है सेफ। एसेट्स के रिटर्न्स 35 साल के लिए फिक्स्ड हैं। तो हाँ, बट वो प्रोजेक्ट मैनेजर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी दो चीज की है। एक तो एसेट को अच्छे से चलाने की है, जो कि अगर हम डेवलपिंग के माध्यम से कंट्री के एंगल से सोचें कि अगर कोई टीबीसीबी एसेट तैयार हो रहा है तो वो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, जो उसकी यूजफुल लाइफ है। उसके लिए ईपीसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहा है, वो वापस एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ही इज वेरी मच देयर। प्लस वो पहले उसी कंपनी के लोग जो उसके फाइनेंस को चलाते थे वहां पे, वही लोग अब यहाँ बैठ के उसका फाइनेंसिंग, कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस, वो सब फुलफिल कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट कि जो ओनर था पूरी इक्विटी का, वो ओनर शिफ्ट कर दिया है हमने आम जनता को, या इनको जो ग्लोबल पेंशन फंड्स या इस तरह के जो जिनको हम बोलते हैं लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स या पेशेंट कैपिटल इन्वेस्टर्स, जिनको आप 30 साल में भी रिटर्न दीजिए तो दे आर वेरी हैप्पी, बट उनको कंसिस्टेंसी चाहिए। सो इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। अब वहीं पे जब ये एसेट्स अगर स्टैग्नेट हो गए, मान लीजिए कि ये इन्वेट के पास यही 5 एसेट रहेंगे, तो इसकी एक टर्मिनल वैल्यू धीमे धीमे लोग वैल्यूएट करते रहेंगे, क्योंकि इनकम स्ट्रीम फिक्स है। अब क्या हो रहा है कि खर्चा जो होता है, कैश फ्लो बनता है एक्सपेंस के बाद, O&M कॉस्ट बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो जो नेट कैश बन रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो ईयर 1 में था वो ईयर 10 में नहीं होगा, जो ईयर 10 में है वो ईयर 20 में नहीं होगा। So that is why the net cash flow available for distribution will keep on reducing. तो जब इनकम स्टेटमेंट बनेगा तो जो पैट है, पैट विल कीप रिड्यूसिंग, बिकॉज जो लोन है उसका रिपेमेंट तो इंटरेस्ट से चला जा रहा है ऊपर। So that is how the value is created in this instrument. फिर लगता है बंद हो गया वो। लॉक हो गया क्या? हाँ, यस। तो ये ऑब्जेक्ट इशू का क्या था जब हमने इशू किया था, कि वैसे जो भी पहले बता दिया मैंने, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट नाउ। इट वाज फॉर फ्रेश इशू फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द एसपीवीज, ताकि वो रिपेमेंट कर दें पावर ग्रिड की डेट का। दैट वाज द इंटेंट। जैसे कि सारे पब्लिक इश्यूज में होता है, हियर आल्सो वी हैड एंकर इन्वेस्टर्स, and the total issue in the middle of peak COVID, this was the month of last week of April and first week of May 21. This was subscribed 4.8 times. And इसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप लाने के लिए आप देखिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे टेक्निकल कंसल्टेंट। ईच ऑफ द एसेट, आई विल से द एसेट्स आर वेरी गुड बिकॉज आई एम द स्पॉन्सर, but you have to appoint an independent technical consultant who would say that yes, technically these assets are capable of lasting 35 years. Similarly, there will be a valuer for these assets who would look at the cash flows, put some assumptions to it, and prepare a 35-year valuation matrix. Based on that, he would do some weighted average capital cost ka assessment karne ke baad, he will come out at a number that this is the valuation of the assets. The investors now, as a sponsor, we would like to put in the numbers. The sponsor will give a number, the valuer will give a number, and he will also give a sensitivity analysis to it. That is where the discussion with the investor starts and the negotiation starts. They would, as in any equity deal on the investment bankers, it is a negotiated process. Then there are legal counsels which are required to be appointed for this entire process. Tax consultants are required because this is a very heavily tax optimization instrument also. And rating agencies are involved. Without ratings, you cannot have an IPO of InvIT. So
just to summarize or what are the steps we have to take for setting up an InvIT are, we have to first set up a trust, get it converted into investment trust by identifying a investment manager and a project manager and applying to SEBI for it. ये हो जाने के बाद हम सारे इंटरमीडिएरीज अपॉइंट करते हैं, जैसे कि बैंकर हो गया, लॉयर हो गया, रेटिंग एजेंसी हो गई, वो सारे इंटरमीडिएरीज हैं इस प्रोसेस को रन करने के लिए। उसके बाद ऑफर डॉक्यूमेंट का फाइलिंग होता है सेबी में, फिर सेबी के अप्रूवल आने के बाद ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ सेलेक्टेड एसपीवीज हो जाएगी जब फंड इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद हम ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। ऑल दिस हैपेंस इन अ स्पैन ऑफ 2 or 3 days। फिर कंसिडरेशन आते हैं यूनिट्स के फॉर्म में, उसके बाद अपना ऑफर फॉर सेल करते हैं उसी यूनिट्स का, और उस यूनिट्स के बदले में आपको कैश मिल जाता है। तो वो कैश पीजी इन्विट लेता है, एस्क्रो अकाउंट में रखता है सारा पैसा, और एनएससी या बीएससी जो भी आपका लीड बैंक स्टॉक एक्सचेंज है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन अलॉट करने के बाद, जिसको हम बोलते हैं ना कि हमको शेयर अलॉट नहीं हुआ, दैट अलॉटमेंट इज डिसाइडेड ऑन लॉटरी सिस्टम बाय स्टॉक एक्सचेंजेस। उसके बाद देन द फंड्स गेट क्रेडिटेड टू इट। इस पूरे प्रोसेस में चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी थी, कंपनी थी, तो इसके लिए वहां पे सारे अप्रूवल्स हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेने पड़ते हैं। स्पॉन्सर को, एसपीवी के हम, क्योंकि अभी एसपीवी एक सेंट्रल वो भी एक पीएसयू थी, उसको जब हम इन्विट में हटाएंगे तब वो नॉन पीएसयू हो जाएगी। तो पीएसयू कैरेक्टर चेंज करने के लिए यू हैव टू सीक अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली लेंडर्स हैं जिन्होंने मेन स्पॉन्सर को लेंड किया हुआ है पैसा, तो वो कुछ एसेट्स को हाइव ऑफ कर रहा है। तो इन दिस केस वी हैड टू टेक क्लियरेंसेस फ्रॉम डोमेस्टिक लेंडर्स as well as our foreign lenders like World Bank, ADB and everyone। उसके बाद लीड लॉन्ग टर्म ट्रांसमिशन कस्टमर्स जो होते हैं LTTCs, उनसे भी अप्रूवल लेना होता है कि हम इन एसेट्स की अब ओनरशिप शिफ्ट करने जा रहे हैं। नॉर्मली आपको ये इंश्योर करना होता है कि ट्रांसमिशन एसेट जब वहां जा रहे हैं तो वहां पे उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं कि ट्रांसमिशन सेक्टर में यूटिलिटीज के अंदर सेल्फ इंश्योरेंस का जनरली कॉन्सेप्ट है, बट इन्विट बोलता है कि सेल्फ इंश्योरेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम, दे वांट क्लासिकल इंश्योरेंस फॉर दीज एसेट्स। सो वो भी करवाना पड़ता है इन्विट में एसेट्स को ट्रांसफर करने से पहले। दूसरा, इन्विट एक बहुत ही, जैसे पहले मैंने कहा कि बहुत ही कंप्लायंस ड्रिवन और बहुत ही स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो जो उसका बोर्ड भी है, सेबी बोलता है कि उसका बोर्ड 50% इंडिपेंडेंट होगा। उसमें एक तो अभी मिनिमम 6 लोगों का बोर्ड होगा, जिसमें से मिनिमम 50% इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे इसमें जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, ट्रस्ट का तो कोई बोर्ड नहीं है, तो लेकिन ट्रस्ट का बोर्ड कौन मेंटेन करता है? इन्वेस्टमेंट मैनेजर। तो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उसके बोर्ड के लिए कंडीशंस है कि उसमें कम से कम 6 डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें 3 इंडिपेंडेंट होंगे और उन 3 में से 1 वुमन इंडिपेंडेंट होंगी, और तभी वो एज इन्विट के लिए कंप्लाइड है। सो ये अगेन बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी ये कंटिन्यूस चैलेंज बना रहता है, बिकॉज दिस अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन अ बोर्ड ऑफ अ कंपनी, अगर वो पब्लिक सेक्टर है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, तो फिर वहां पे वो गवर्नमेंट की तरफ से ही अपॉइंटमेंट्स होते हैं। हमारे केस में हमारे केस में जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड, एक और पावर ग्रिड की टीबीसीबी कंपनी है, जिसको कि उस समय मोनेटाइज नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि वो बहुत छोटा एसेट था, एंड वी नीडेड सम कंपनी व्हिच कैन एक्ट एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर having all the experiences required. Like any issue, it will have a road shows and analyst presentations. These are some of the agencies which are required to be appointed, जो मैं अभी बता भी दिया। With this last example, I'll just summarize, close the presentation. What are the benefits for state transcos in this?
if they adopt a InvIT route. Next, please, Hridesh ji. Can we have the next slide, please? So the benefits are, one is the unlocking value of our operational projects, जो कि किसी के लिए भी है. This will create funds for reinvestment of projects. It will lead to better credit ratings. That means for future borrowings, the borrowing cost will go down. It will support the annual budget of the state and definitely economic growth and economic generation. Now, sample case study, if we take here is, suppose there is a transmission asset which has an annual net cash flow after taking care of all the expenditures is 100 crore annually for 20 years. It's the most simplistic kind of an example. So valuation will be based on yearly cash flows, discounted cash flow. If we take at 12%, the discounting rate, the cash flow would be 750 crore. So if the state Transco simply puts it out and sells it off, it gets 750 crores. So either now what it gets upfront 750 crores. Asset remains. Now InvIT allows, ensures that the asset has to go to the transfer. The ownership has to change. Now either use 750 crore as equity, invest in new projects owned by state transfer. अगर हम 80-20 का ratio लें, so with this 750 crore, you can again invest in 3,750 crores. This can be a multiplier effect if you have a say 20, 25, 75 JV with another Transco company, which is having more funds to invest, but the asset is being built for you. So in that situation, you invest 750 crore. The second partner invests 2,250 crore. Because, and in that situation, the total equity of 3,000 crore can come in, and this will enable new investment of 15,000 crores. Now, how this will help further? Now, new investment state would be 15,000 crores. Annual return on equity, assuming a 15%, is 15,000 crore would be 450 crores. Share of state Transco is 25%. So, 112 crores is something that you can get. So, from 100 crore annual cash flow, you are able to create 15,000 crore of new assets, as well as getting 112.5 crore in annual net cash flows. Now, there are some very critical aspects to this and ticklish things, because as I'm again keep on, at the risk of repetition, I'm saying InvIT is a very, very compliance-driven and very transparent instrument. So it says minimum 51% ownership has to be with the trust. Next thing is, each SPV will have to have a transmission license. Now, in our case, our SPVs are not separately carved out in an SPV. Our transmission assets are on the balance sheet of the company. So first we have to carve out them into an SPV. However, Government of India, through our income tax law last year, they have allowed this, that if the state transmission company or a central transmission company or a government asset wants to hive off its assets, then that particular capital gains will not come into picture. For this particular purpose, they have enabled that tax. Sanjay ji. Yes, sir. So I have a question. Yes, sir. Not a question, rather it is a clarification. So PGCIL InvIT. It is. So I am Samir Swain, Director of Yes, Finance, UP Transco. So PGCIL InvIT is one of its kind. Yes, sir. It is for the TBCB assets only. Yes, Which sir. is dealt under Section 63 of the Electricity Act. But we have to deal with the asset which is under Section 62 of the. So there are two major issues which we are facing while going for this type of InvIT for RTM asset. One is revenue stream. Will the investor for investment in RTM assets will go every year to a regulator for tariff determination? Yeah. So that is one issue. Okay. Another issue is the revenue assurance, the collection mechanism. Yes, sir. So your asset was 25 years PPA was there, collection mechanism was there, and collection was also assured through TBCB contract. Yes, sir. But our case is purely RTM assets. So how it will be housed under the InvIT and how we will go forward for this year? So please clarify that. Yes. Thank you for the question, sir. I think it's a very important aspect to address. We have been hearing this. We have been discussing this aspect with other states also, and this is a common question that everyone has. The solution to this is this: yes, the regulator has to come on board.
So it's a RTM asset. There are two aspects. It can be, if it can be put into an SPV first, it can still remain an RTM asset. By a asset transfer, which is allowed by government without tax implications. Now, under a specific income tax exemption has been provided for this, only for government companies. So if that is allowed, you can transfer, say for example, line Kanpur-Lucknow line can be transferred into an SPV. So that SPV is formed. Instead of having a tariff regime on the regulated side for the entire assets build up, as it happens in all RTM assets on the books of your of the company UPPTCL, put a capital cost to that project of Lucknow Kanpur line, say 100 rupees. The regulator will assign some debt to it, some equity to it, and it gives a tariff regulations for it. One question is, in your case, the tariff is determined for 25 years. Yes, sir. The investor need not have to worry for the tariff which will come next year, next to next year, and up to 25 years, it is determined. But in this case, the investor will come for a RTM asset investment. So he has to wait for every year, so because there is no regulation frame for that. Yes, sir. So How it will be catchable? sir, it has to be converted into, the investor wants, as you are rightly saying, investor wants stability and visibility of returns. These are the two critical words for their returns. It has to be stable, it has to be visible. Now, in terms of a TBCB asset, if I say even for a power grid RTM asset, we have a 5-year tariff, no problem. But the investor doesn't like that also. He will say after 5 years, he doesn't know what tariff he will get. So that problem persists. So, but investor will buy that asset. The only thing is he will not value it currently. He will say there is a risk associated with it. If it is a 5-year, sir, your case can be a 1-year regulatory regime. In our case, it's a 5-year regulatory regime. The thing is, the investor will always see it as a risk. Their question is, RTM can also come in PG. That's what I'm is saying, wrong sir. in that? That's what I'm saying, sir. There is nothing that. There is nothing wrong in it, sir. It can come only. Actually, PG in which started with the SPV because SPV cost is available. They are putting it, there is not. But that does not mean that it is only for SPVs. RTM projects can also come in PG. There is no doubt in that. Sir, the regulator's blessings would be required to, with this Kanpur-Lucknow SPV, they have to assign a regulatory tariff to it. Now, the best thing is what we say, instead of giving a regulatory risk of every 5 years or 3 years, you assign, just say, sir, TBC में, sir, mathematically, it can be done that you assign a 35-year or 25-year tariff to it. ये इस assumption के साथ ऐसा रहेगा. Or you can say, after 5 years, return on equity, debt का तो जो portion है वैसे ही निकलता है, return on equity will be linked to Government of India rates plus X%. So the investor is assured, okay, I know what is going to come. There will be no negative surprises for me. Basically, the investor will value, he will value, even if you sell at without visibility, he will not give value to it. That is the problem. We will expect the asset to be valued as nicely as a power grid asset. The thing is, because it had all the qualities of stability, visibility, reliability, cash assurance, this will not happen. So the tariff regime has to be created in a manner where it mirrors a asset which can have a TBCB, a 25-year tariff. You can have a tariff number assigned today itself. सर आज TBCB में जो बिड करता है वो उस बात को लेके चल रहा है, कल रेगुलेटर बता दे बस 25 साल आपका यही टैरिफ रहेगा. Now investor is fine with that. So that stability is required. And RTM और TBCB में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. Power Grid has enough TBCB assets. That's why we went for TB and it was easier to do it. Hive off करो, asset बनाओ, 2 साल तो उसी में लग जाएगा पूरा टैक्सेशन प्रोसेस में. और SPVs are ready assets. आज चाहे तो 6 महीने के आप अपलोड कर सकते हैं. So in fact, अगर आप देखेंगे इसमें आगे वो पैरिस में लिखा हुआ है, we have to say assets proposed should have optimum size. अब हम 100 करोड़ के एसेट को लेके जाएंगे तो कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा. उसको कम से कम 500, 1000, 1500 करोड़ का एसेट चाहिए. दूसरा, they have to be, उनकी रेवेन्यू जनरेटिंग हिस्ट्री होनी चाहिए. एक एसेट कल कमीशन हुआ है, it may not actually cut ice with the investors because they would not have a operational history of the asset. So all these things,
जितनी अच्छी होती जाएंगी उसका वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा आपके लिए। वो आपको 11 की जगह 12% पे 9.5% पे डिस्काउंट कर देगा, 9% पे डिस्काउंट कर देगा। एवरी डिस्काउंटिंग रिडक्शन मीन्स मोर वैल्यू फॉर यू फॉर द सेम एसेट। सर ये रिस्क खरीदने का हिसाब है, जितने रिस्क आएंगे उतना वैल्यू नीचे जाएगा, जितना रिस्क कम होंगे उतना वैल्यू ऊपर जाएगा। तो आप जितना उसका रिस्क मिटिगेट कर दें इन्वेस्टर का, उतना उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। फिर रेगुलेटरी सर्टेनिटी ऑफ टैरिफ। सर वो देखिए हमने यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है कि या तो लॉन्ग टर्म एश्योरेंस ऑफ आरओई हो कि भाई ये आरओई हम इनको देंगे ही देंगे या इस फॉर्मूले से देंगे, और एल्स फिक्स्ड एनुअल टैरिफ लाइक टीबीसीबी बना दीजिए आप, तो अश्योरेंस आ गया। अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ्स होगा ताकि कोई टेक ऑफ रिस्क नहीं हो, कहीं पे ऐसा नहीं हो कि अगर इस लाइन पे पावर फ्लो नहीं हुआ फॉर सम रीजन तो टैरिफ नहीं मिलेगा। कई स्टेट्स में क्या है, इस तरह का टैरिफ ट्रांसमिशन टैरिफ्स हैं जो कि पर यूनिट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पे हैं, तो ये रिस्क इन्वेस्टर नहीं लेगा, उसको अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ चाहिए जो ट्रांसमिशन में चलता है। अगेन बिकॉज दिस इज सर्टेनिटी, अदरवाइज उसको नहीं पता कब ट्रांसमिट नहीं हो रही है एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्ट्रॉन्ग पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, बिकॉज अगर कैश नहीं आएगा, इनविट और एक कंपनी में यही फर्क है कि इनविट एक कैश इंस्ट्रूमेंट है, इनविट एक प्रॉफिट इंस्ट्रूमेंट, कंपनी एक प्रॉफिट इंस्ट्रूमेंट होती है। कंपनी के पास प्रॉफिट होगा, कैश होगा, डिविडेंड दे देगा, लेकिन इनविट तभी कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा उसके पास कैश आएगा, वो बुक प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इसलिए वहां कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग पेमेंट मैकेनिज्म सिक्योरिटी, तो वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म आप अपने किसी डिस्कॉम से आने वाला कोई इनकम स्ट्रीम हो सपोज, उसको आप उसके एसेट के अगेंस्ट आइडेंटिफाई कर दीजिए, वही एस्ट्रो में जाएगा और इसी के थ्रू उसको पेमेंट होगा। तो दीज थिंग्स कैन बी क्रिएटेड सर। ओएंडएम, इसमें एक और चीज आएगी, ओएंडएम विल बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इनविट, इट विल, वो प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। एसपीवी एसेट्स को इंश्योर कराना होगा, और एसपीवी के अकाउंट्स का ऑडिटेड अकाउंट्स एसपीवी डीमर्जर से पहले बनना होगा। ये कुछ मेन चीजें हैं, और इसके अलावा जब हम डिटेल में बैठते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें आएंगी कि अगर हम करने जाएंगे कल इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि अब एडवाइजर है, कंसल्टेंट लगेगा, सारे अप्रूवल्स लगेंगे, बहुत सारे एग्रीमेंट्स बनते हैं इसमें, बहुत सारे एग्रीमेंट्स बनेंगे, तो लॉयर्स विल कम इनटू पिक्चर। सारी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कंप्लाई की जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना है, स्टैंप ड्यूटी कितनी है, कैपिटल गेन्स टैक्स कितना है, टैक्स इम्प्लीकेशंस कितने हैं, जितने भी लिटिगेशन और रेगुलेटरी केसेस हैं वो सब हाईलाइट करने होंगे, या तो उनको हटाना पड़ेगा या उसको बताना पड़ेगा और उसका रिस्क डालना पड़ेगा। और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एसेट्स की बहुत जरूरी पड़ेगी, क्योंकि उसी के बेस पे कोई टेक्निकल इवैल्यूएटर जो होगा वो उसको असेस कर पाएगा एसेट्स को। और जैसा कि प्राइसिंग ऑफ एसेट्स, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ ओवरऑल रिस्क असेसमेंट एंड मल्टीपल फैक्टर्स। उस दौर में कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, फॉरेन करेंसी का वेरिएशन कैसा चल रहा है, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, रेवेन्यू विजिबिलिटी कैसी है। सो ऑल दीज थिंग्स विल डिसाइड द अल्टीमेट प्राइसिंग फॉर द एसेट्स। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कैसी है, सो ऑल दीज थिंग्स विल डिसाइड द अल्टीमेट प्राइसिंग फॉर द एसेट्स। What we are trying to say, sir, this again is a place where you can also monetize. Instead of setting up your own InvIT, you can also monetize by simply parking your assets in any existing InvIT, because this is a very capital market, highly compliance driven instrument. एक नॉर्मल कंपनी की लिस्टिंग से ज्यादा कंप्लायंसेस हैं यहाँ पे। सो a better solution can be where the same assets can be monetized into any existing InvIT. So with this, I conclude my part, and if time permits, can we have just 5 minutes on Sriram Sudhakar's presentation on the non-core part? Sriram, please. Thank you so much, sir, for patiently listening to me. Thank you. You come? No. Where is your presentation? Good afternoon, sir.
respected Chairman, sir, UPPTCL MD, sir, Director Operation Power Grid, and senior officers present here. Regarding the non-core business development areas, already at present, as you know, the core business areas what Power Grid is doing in the establishment of the transmission lines, substations, SCADA, remote operation, those things are the core business. And when you talk about the non-core business development event sectors, these are the things we are doing: telecom business, data center, green hydrogen, smart metering works, solar PV plant, battery energy storage, and capacity building programs like training and other things. The first two things, telecom and data center, our Sanjay Sharma have already covered in his first session. So I'll directly go to the another next events, green hydrogen. So in this, Power Grid is starting its pilot project in this. Actually, it's a new area. So Power Grid is entering into the green hydrogen by establishing a pilot project here at Nimrana substation, one of our substations, a 400 kV substation. In this pilot project, I'll brief about this in this diagram. Yeah. This is a layout of this pilot project. We are establishing a 1500 kilowatt power solar plant there, and electrolyzer of 1 megawatt. So for converting H2O into green hydrogen, and then it's converted into fuel cell 200 kilowatt, and the solar system is connected to the AC bus, and from AC to DC it is electrolyzer functioning. In the daytime, the load, the substation auxiliary load is met by the solar power, and in the evening, the hydrogen what is developed through electrolyzer is again converted in fuel cell and fed back into the system. So it's a pilot one, just it is about to start. We are awarded the package, and in the next year by June, mostly it will be completed. So in this green hydrogen, per day it will be generated around 80 kg of green hydrogen, and per annum it will be like this. Fuel cell capacity 1200 units. If you consider 1 kg equivalent to 15 units of DC electricity. In this major achievement is this CO2 emission reduction, around 365 tons per annum, and O2 generation, oxygen is released in the atmosphere. So it's a pilot project. It is a new technology. So we are entering in this. And another thing, we are also proposing, it is in the initial stages only. DPR is under preparation. At Nagda, we have already told Sanjay sir, solar plant is there, 85 megawatt. In that, we are planning to have a 3.5 solar plant for this, segregating for this green hydrogen. And through electrolyzer, we are hydrogen storage, and it will be converted into storage plant, and it can be run, buses can be run from Nagda. We are planning it, the initial planning only. DPR is under preparation. So this is the second phase of green hydrogen project. And another non-core business areas already known, smart metering works, RDSS, as it is a guidelines given by Government of India, REC. So prepared smart metering, around 25 crore smart metering are planned. In this AMISP, advanced metering infrastructure provider has to, in the DB foot basis. So it's a 10-year process, 2.7 for implementation and 7.3 years for O&M. In this, our subsidiary PESL, Power Grid Energy Services Limited, is implementing smart metering in Gujarat, Madhya Gujarat and Uttar Gujarat. We have taken this around 69.35 lakh meters. It is under implementation. And also in Andaman and Nicobar Islands, recently we signed an agreement for providing smart metering works. This is one of the areas. And the solar plant, yes, in Nagda, as you told, 85 megawatt peak to peak. It's a yearly generation of nearly 184 million units, and plant is commercially operated from April 25 only. And next is battery energy storage system. So Power Grid is actually participating in BESS tenders. Recently, we have won one tender in Andhra Pradesh for 150 megawatts, and Power Grid is implemented following BESS project on an experimental basis at our Puducherry plant initially.
And Power Grid R&D development for another base at Nagda at solar plant. This is also under pipeline, sir. So another area is training programs, capacity building programs. We have our Power Grid Academy of Leadership, PAL, at Manesar, sir. There, we are offering the courses on the protection of power systems, generating protection, transmission system protection, cyber security for power systems, fundamentals of switchyard equipment like breaker, CVT, CT, and concepts on tariff-based competitive bidding, and also project management, execution of transmission lines and substations, and GIS operation and maintenance, and SAS, substation automation. On these topics, our expertise are being, the faculty are there. The courses will be conducted at our Paul Manesar. And these are the agencies till now who have given the trainings program, sir. NRPC, MSCTCL, MPPTCL, Maruti Suzuki, and these things, sir. These things. And the new ideas, sir, creation of the augmented reality, virtual reality modules for visualization of the participants. So the breaker and ICT bus system, everything we can visualize like virtual reality. And creation of hands-on modules to utilize the PG tech transmission card, sir. Yes, a module will be there on the bus isolator and a dummy transmission line. You can visualize and experience the technology, sir. And studies real-time scenarios and case studies. This is it. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks for a wonderful insight on Innovate and non-core business development. Now, when it comes to quality of operation and maintenance of transmission systems and lines, at times our best is not good enough. There is always a scope for next level. It is my pleasure to welcome on stage Director Operation, Power Grid, Shri Naveen Srivastava, to have a session on best practices on O&M of transmission substations and lines.